Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसे स्टडी नोट 1 के नाम से आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट 1। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किस तरह से पढ़ाना प्रेफर करता हूं, आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाए। पहली बात तो हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर करेंगे जो आपका चैप्टर ICMA ने CMA इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, वो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर होगा, मॉड्यूल कवर होगा। प्लस जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हुआ मैं ऑन द स्पॉट उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिससे हाथ की हाथ आपका स्कैनर भी सॉल्व हो जाए। तो ये मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं टॉपिक कराता हूं उस चैप्टर का, और एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता है बीच में। प्लस उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी ऑन द स्पॉट सॉल्व कराए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी नोट 1। देखिए, हमारे स्टडी नोट 1 का नाम है स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट क्यों की जाती है ना, ये सब चीज आपको समझनी होगी इस चैप्टर में। ये चैप्टर टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है स्टडी नोट 1, टोटली थ्योरी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम हाथ की हाथ सॉल्व कर लेंगे। टोटल थ्योरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर कॉस्ट ऑडिट क्यों की जाती है, और इस बात को बच्चों मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। बड़े ध्यान से देखना है आपको ये एग्जाम्पल। देखिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेंट बनाती है जो कि दीवारों पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज जानते हैं, एशियन पेंट्स इसका नाम है। अब ये कंपनी बहुत अच्छी चलती है और इसकी मार्केट में इमेज भी अच्छी है, इसलिए लोग धुआंधार इससे पेंट खरीदते हैं और इसके हाई प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब इस कंपनी की कमाई हो रही है अच्छी खासी, इसके पास में प्रॉफिट्स है। बच्चों आपको पता होगा, अगर किसी के इनकम ज्यादा है तो उस पे टैक्स भी ज्यादा 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 लगता है। तो अब ये एशियन पेंट्स कंपनी क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि यार कमाई करूं मैं और मेरे ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी लगा रही है, ऐसा क्या तरीका हो कि मैं अपना टैक्स बचा लूं, मैं टैक्स कम कर दूं, मुझे उतना टैक्स पेमेंट, मेरी इनकम तो बढ़ी रहे, मेरी इनकम तो ज्यादा रहे, लेकिन मुझे टैक्स कम पे करना पड़े। तो उसके लिए इसने क्या किया, इस कंपनी ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी। इस कंपनी को याद आया कि यार हम टैक्स कैसे पे करते हैं, कि जो इनकम होती है कंपनी की, प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, उसमें से खर्चे को माइनस कर दिया जाता है और फिर जो अमाउंट आता है उस पर टैक्स लगता है। कंपनी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा दूं तो फिर जो अमाउंट आएगा जिसके ऊपर टैक्स देना है वो कम आएगा, तो मेरे ऊपर टैक्स भी कम लग जाएगा। तो इसके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा थे, टैक्स भी इसके ऊपर बढ़ता हुआ लग रहा था, इसे अपना टैक्स कम करना था, इसके लिए इसने कॉस्टिंग ज्यादा दिखाना स्टार्ट कर दिया, मतलब टैक्स को बचाना शुरू कर दिया। अब देखिए दो बातें होती है, एक तो होता है कि कंपनी की सच में कॉस्टिंग ज्यादा है, इसलिए उसका खर्चा ज्यादा है, इसलिए उसकी इनकम कम हो रही है और इसलिए उस पर टैक्स कम लग रहा है। तो वैलिड है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भैया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कंपनी सही कर रही है, गवर्नमेंट के रूल्स को मान रही है यार। लेकिन अगर किसी कंपनी के कॉस्ट, खर्चे उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन वो टैक्स कम देने के लिए जबरदस्ती में अपनी कॉस्टिंग बढ़ा के दिखा रही है, उसका इतना खर्चा लगा ही नहीं है, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा 25,000 रुपए,
वो दिखा रही है 2 लाख रुपए, जिससे उसे कम टैक्स देना पड़े। तो ऐसी कंपनी गलत कर रही है। अब इस कंपनी के ऊपर चेकिंग की जाएगी। अब ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने जो अपने अकाउंट्स बनाए हैं, कॉस्ट अकाउंट्स, उसमें उसने जो अपनी कॉस्ट दिखाई हुई है वो सही दिखाई हुई है कि नहीं दिखाई, क्योंकि शक हो गया ना हमें तो कंपनी पे। कंपनी तो टैक्स कम देने के लिए, पैसा छुपाने के लिए फालतू में कॉस्टिंग बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, जबकि इतनी है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ना हम एक बाहर से व्यक्ति बुलाते हैं जो कि सीएमए होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट इन प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करता है। वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, फर्म खोल के बैठा हुआ है, उसको अपॉइंट किया जाता है। और वो इंडिपेंडेंट आदमी होता है, वो किसी से रिलेटेड नहीं होता। अगर वो कंपनी में आकर, और वो करता क्या है, वो कंपनी में आता है और कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करता है, और चेक करता है कि सच में कंपनी ने उतनी ही कॉस्ट दिखाई है ना जितनी उसके ऊपर लगी थी, या बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। इसको कॉस्ट ऑडिट बोला जाता है। तो कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? कॉस्ट ऑडिट एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है, जो सिर्फ प्रैक्टिस में। अगर कोई सी, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 बच्चों को ले लेते हैं, एक ए है एक बी है ना, एक एक मान लो सलमान खान है और एक शाहरुख खान है। सलमान खान शाहरुख खान दोनों सीएमए हैं, दोनों पास भी हो गए, डिग्री मिल गई उनको। बट सलमान खान किसी कंपनी में जाकर एज सीएमए जॉब करने लग गया, ये किसी की ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन शाहरुख खान ने किसी कंपनी में जॉब नहीं करी, बल्कि वो प्रैक्टिस करने लग गया अपनी दुकान खोल के, ये किसी कंपनी की ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पर शाहरुख खान जो है वो ऑथोराइज्ड है। हम सीएमए इन प्रैक्टिस से कॉस्ट ऑडिट करा सकते हैं। और क्यों कराते हैं? क्योंकि वो चेक करता है कि जो कॉस्ट अकाउंट्स कंपनी ने बनाए हुए हैं वो सही तो बनाए हुए हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाए हैं ना, कहीं कॉस्ट फालतू की ज्यादा तो नहीं दिखा दी, इसलिए कॉस्ट ऑडिट करी जाती है। बच्चों ये बात देखो, सब कुछ यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, इसे क्यों कंडक्ट करते हैं। क्योंकि टैक्स हर कंपनी की इनकम पे एप्लीकेबल होता है, और टैक्स कम देने के लिए कंपनियां कॉस्ट का अमाउंट जो है वो डिडक्ट तो करती हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा देती है। इसलिए चेक करने के लिए कि जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, कहीं उसमें ज्यादा तो कॉस्टिंग का अमाउंट नहीं लिखा गया। इसके लिए हम बाहर से एक प्रैक्टिसिंग सीएमए बुलाते हैं और वो आके हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट करता है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया मेरे को कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट कौन करता है और कॉस्ट ऑडिट क्यों कराई जाती है, ये समझ में आ गया। पर सर एक क्वेश्चन है सर मेरे दिमाग में। आप बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है सर मेरा, आपने बताया कि कोई कंपनी है और वो कंपनी पूरे साल, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 2021 में और चलेगा मार्च 2022 तक, ये कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो, मैंने तो एग्जांपल में 21 और 22 ले लिया है, 21-22 ले लिया। बोला सर कंपनी जो है वो पूरे साल उसने कहां कहां कब कब कितना कितना खर्चा किया, मतलब उसकी कब कब कितनी कितनी कॉस्ट लगी, इस बात को वो कंपनी अपने रजिस्टर्स में नोट कर लेती है, लिख लेती है अपने रजिस्टर में। सर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये जो प्रोसेस है कि कंपनी अपना एक रजिस्टर बनाती है और उसमें पूरे साल में जितनी उसकी कॉस्टिंग लगी वो सब कुछ वो लिख लेती है, और उस फॉर्मेट में उस तरीके से लिखती है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बताए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में लिखती है। सर इस प्रोसेस को आखिर बोला क्या जाता है? इस प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है कि आखिर कंपनी के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी, क्योंकि कॉस्ट फिक्स्ड भी होती है, कॉस्ट वेरिएबल भी होती है, कॉस्ट मार्जिनल भी होती है। तो पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है इंस्टीट्यूट ने कि वेरिएबल कॉस्ट ऐसे लिखी जाएगी, फिक्स्ड ऐसे लिखी जाएगी, मार्जिनल ऐसे लिखी जाएगी। उस फॉर्मेट में
उसको नोट डाउन किया जाता है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है और पूरा साल का किया जाता है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे दो बातें आ गई अभी तक समझ में। सर मुझे एक तो ये बात समझ में आ गई है कि कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी के जो बने हुए हैं कॉस्ट अकाउंट्स, जो बना लिए कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स, उनको बाहर का कोई एक सीएमए इन प्रैक्टिस आकर चेक करता है और बताता है कि कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, ट्रू इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, कहीं कॉस्ट बढ़ा के तो नहीं दिखा दी। इसको कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। और सर जो कंपनी का बंदा पूरे साल कंपनी की कितनी कॉस्ट लगी ये बात रजिस्टर्स में नोट करता है, इस प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये दो बातें समझ में आ गई, लेकिन सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। मैंने कहा बोलो भैया क्या क्वेश्चन है आपका। बोले सर मेरा सिर्फ एक इतना सा क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हो जो ICMAI चैप्टर है ना, बेसिकली तो ICAI के अंडर में आता है, पहले इसको ICWA बोलते थे। तो बोला सर ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं क्या, इसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए हुए हैं क्या। हाँ बताए हुए हैं। सब किस किस चीज के लिए बताए हुए हैं, दोनों के लिए। सर दोनों क्या, एक तो बताए हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी के लोगों को। जब कंपनी का बंदा पूरी साल रजिस्टर्स में लिख रहा होता है कि कब कितनी कॉस्ट लगी, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करता है, रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजन टर्म्स कंडीशन नियम शर्तें कानून फॉलो करता है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। और फिर बाहर से जो बंदा आता है सीएमए इन प्रैक्टिस, वो ऑडिट करता है, तो वो भी कुछ स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ऑडिट करता है, अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर देगा। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी इंस्टीट्यूट ने बनाए हुए हैं। तो देखो लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और इनको बेस्ट गाइड माना जाता है क्योंकि ये मेन इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। अगर कोई भी कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर ले। अगर कोई कंपनी के अंदर काम करने वाला सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहा है, मतलब रजिस्टर्स मेंटेन कर रहा है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर ले। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझे आपकी तीन बातें समझ में आ गई है सर। मैंने कहा बताओ कौन कौन सी तीन बातें समझ में आ गई। बोला सर एक तो मेरे को सबसे पहले समझ में आया कि कॉस्ट ऑडिट क्यों करी जाती है। कॉस्ट ऑडिट क्यों करी जाती है, जिससे कोई भी कंपनी के जो बने हुए हैं कॉस्ट अकाउंट्स रजिस्टर्स, उनमें जो कॉस्ट लिखी हुई है क्या वो सही है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए। और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई सीएमए किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो किसी की कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। जो अपनी खुद की एक फर्म दुकान खोल के बैठा है, सीएमए इन प्रैक्टिस है वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता। समझ गया सर। सर मैं ये भी समझ गया कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि पूरे साल कंपनी के जितने कॉस्ट लगे उनको रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लेना, उस फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेना जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ गया। और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं जो कि ऑडिट करने वाले सीएमए के काम में आते हैं और इनको बेस्ट गाइड माना जाता है। अगर आप अकाउंटिंग, अगर आप रजिस्टर्स बना रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लो, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लो। सर समझ गया मैं, यहाँ तक आ गई बात समझ में। आगे चलो, चलो भैया चलो फिर आगे चलो। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और बता दूं, आपके स्टडी मटेरियल जो है, जो आपका इंस्टीट्यूट है ना, जो आपका इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल मिला हुआ है, उसमें ये तीन टॉपिक और दिए हुए हैं कि कॉस्ट ऑडिट की एक तो हिस्ट्री बताई हुई है, और इस
खुद इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री बताई हुई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहें तो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए होगा, ये आपके कभी ना तो एग्जाम में काम आने वाला है और ना ही आप जब कंपनी में एससीए में चले जाओगे तब काम आने वाला है। ये सिर्फ आपकी एक जानकारी के लिए है, क्योंकि स्टडी नोट जो है वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। जो मेन चीज है वो हम करते चले जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148। बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा, ध्यान से देखिए। अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, तो आप बोलिएगा इसका मतलब है ऑडिटिंग करना, मतलब चेकिंग करना, मतलब एग्जामिनेशन करना कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। जो कंपनी ने अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं उनकी ऑडिटिंग करने को बोला जाता है कॉस्ट ऑडिट। अभी अभी समझाया मैंने आपको। कौन करता है? सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस करता है। स्टूडेंट बोलता है सर समझिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148, इसमें मैं आपको काफी सारे पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। आप किसी पॉइंट को ना एक दूसरे से जोड़ के मत देखिएगा, हर पॉइंट को सेपरेटली पढ़ना है आपको। कहानी बनाने की कोशिश नहीं करनी है, इसमें सबको अलग अलग पढ़ना है। चलो, एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, बोले सर मुझको बस एक बात बता दो आप। मैंने कहा बोलो। क्या हर कंपनी को, क्या ये जरूरी है क्या कि हर कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़े? क्या ये जरूरी है क्या कि हर कंपनी जब उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो वहां से एक रजिस्टर बना ले और जब खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर तब तक जितनी कॉस्ट लगी वो सब उसको प्रॉपरली नोट डाउन करे? क्या सभी कंपनीज पे जरूरी होता है? मैंने उसको बोला नहीं नहीं बच्चा, नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, मतलब कॉस्ट को स्टेटमेंट में, कॉस्ट को रजिस्टर में नोट डाउन करना पूरे साल में, ये हर कंपनी पे कंपलसरी नहीं होता है। कुछ कंपनीज पे कंपलसरी होता है। वो कंपनीज जिनका वो कंपनीज जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल कम से कम 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ या उससे ज्यादा अगर कंपनी का टर्नओवर रहा पूरे साल में, अगर कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा रहा तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर 35 करोड़ से कम रहा तो कंपलसरी नहीं है, सजेस्टिव है। करना चाहो तो करो वरना मत करो। 35 करोड़ या उससे ज्यादा रहा तो मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़े। तो स्टूडेंट बोला कि सर मेरे को आपकी बात ये समझ में आई कि अगर कोई कंपनी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, अगर वो कंपनी 4 प्रोडक्ट बेचती है तो चारों प्रोडक्टों का टोटल मिलाकर अगर टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा आता है तो मैंडेटरी है। बिल्कुल सर, इसमें आपने लेकिन ये लिखा हुआ है कि इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा, करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022 21 22, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा है? 2020 से 21। कंपनी तो इनकॉर्पोरेट 1985 में हो गई थी, तो प्रीसीडिंग तो बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर है हमारे पास में। 86 भी प्रीसीडिंग है, 87 भी प्रीसीडिंग है, 91 भी प्रीसीडिंग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा हो गया? 2020। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर ये समझ गया। एक और डाउट, आपने इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी टाइप ए, मतलब कि अगर रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है या फिर कोई कंपनी टाइप बी अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, कोई से भी सेक्टर में काम करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से सेक्टर में काम करती है, अगर उसका पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ रहा तो उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ ये जरूरी है, समझे इसको। देखिए हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना, क्योंकि ये सेक्शन हम कंपनीज एक्ट का पढ़ रहे हैं, जो कंपनीज एक्ट है
उसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दो सेक्टर्स में बांट दिया है। कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी पावर की फील्ड में काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या पेट्रोलियम की फील्ड में, या ड्रग्स मतलब मेडिसिन की फील्ड में, या टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में, या शुगर की फील्ड में, या फर्टिलाइजर, अगर कोई कंपनी इन 6 में से किसी भी फील्ड में काम करती है तो माना जाता है वो रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, वो टाइप ए के अंदर काम करती है। और अगर इन 6 के अलावा किसी दूसरे सेक्टर में काम करती है तो वो टाइप बी अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है। लेकिन इससे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे से आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो, चाहे से आप अनरेगुलेटेड सेक्टर में हो। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ रहा है तो फिर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, जरूरी है। इसके स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके क्वेश्चंस एक तो ये है, अभी मैं और भी बहुत सारे सॉल्व करवाऊंगा, अभी करेंगे हम इसी टॉपिक में। देखें, एक क्वेश्चन आया था आपका जून 2019 में, क्वेश्चन पढ़े आराम से। ये बोल रहा है कि मशीनरी यूज करी गई डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब कोई कंपनी है, वो कंपनी ने क्या किया, वो कंपनी मशीन चलाती है या मशीन बेचती है, और वो मशीन से क्या बनाया जाता है, डिफेंस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, स्पेस रिलेटेड सैटेलाइट कुछ बनाया जाता है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ बनाया जाता है। तो वो कंपनी मशीन बनाती है और वो मशीन से डिफेंस के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, स्पेस के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और कंपनी ने ये जो मशीन पिछले साल बेची, ये टोटल 40 करोड़ रुपए तक की बेची, एग्जाम्पल के तौर पर। तो लिखा हुआ है फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरिया, मतलब वो कंपनी क्या करती है, मशीन की फील्ड में काम करती है और उसने जो टर्नओवर का क्राइटेरिया वो फुलफिल कर दिया, मतलब पिछले साल उसका 35 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, बल्कि ज्यादा हुआ था, उसने टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल होगी कि अनरेगुलेटेड सेक्टर में फॉल होगी। बड़ा सिंपल सा तो क्वेश्चन है। रेगुलेटेड सेक्टर में ये 6 काम आते हैं और इन 6 में कहीं भी मशीन नहीं लिखी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये अनरेगुलेटेड सेक्टर में बनेगी। आ रही है बात समझ में यहां तक? तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा से बता दूं, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार मैं आपको उसे दोबारा से कर देता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 148 और इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को चेक करना, उसे कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं और ये सीएमए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है। क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है? नहीं, सिर्फ उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ तो रहा या उससे ज्यादा रहा, चाहे से वो टाइप ए रेगुलेटेड सेक्टर में काम करते हैं या टाइप बी अनरेगुलेटेड सेक्टर में। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट बोलता है सर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट बोलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको किस चीज की एप्लीकेबिलिटी बताई थी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की। अब हम ये देखेंगे कि क्या सभी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करानी कंपलसरी होती है? ऐसा तो नहीं होता, हर कंपनी को तो कॉस्ट ऑडिट करानी कंपलसरी नहीं होती। वो कौन सी कंपनी है जिसको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, वो कौन सी कंपनी है, हमें ये देखना है बच्चों, बड़ा शांति से देखें। और याद रखिएगा, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब बात कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की आती है तो उसमें हम टाइप ए और टाइप बी को
अलग अलग नहीं देखते, बस हम देखते हैं 35 करोड़ का टर्नओवर, जो मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं ना बच्चों, तो उस केस में हमें टाइप ए का अलग देखना पड़ता है, टाइप बी को अलग देखना पड़ता है, बीच में और लगा होता है, अलग अलग देखना है। मतलब आप ये समझ लीजिए हमें दो अलग अलग पॉइंट पढ़ने हैं। पहले हम टाइप ए का देखते हैं। अगर कोई कंपनी टाइप ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है, उन 6 जो मैंने आपको बताए थे कि पावर की फील्ड में काम कर रही है, पेट्रोलियम, ड्रग्स, टेलीकम्युनिकेशन, शुगर या फर्टिलाइजर, इनमें से किसी भी फील्ड में काम अगर कर रही है, तो उसे कब कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा बच्चों? 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है। अगर 2 में से एक कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन एक नहीं हो रही है तो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तब होगा बच्चों कॉस्ट ऑडिट कराना जब दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। हम अभी इसके लिए पढ़ रहे हैं। अब वो दोनों कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन, कंपनी सपोज करो 4 प्रोडक्ट बेचती है, कोई कंपनी 4 प्रोडक्ट बेचती है, तो हर प्रोडक्ट का कम से कम 25 करोड़ का टर्नओवर रहा हो, हर प्रोडक्ट का पूरे साल में। जैसे कंपनी 4 कौन कौन से बेचती है? ए, बी, सी और डी, 4 प्रोडक्ट बेचती, तो ए को इतना बेचा गया है कि कम से कम 25 करोड़ का टर्नओवर हुआ, बी को भी 25, मतलब इंडिविजुअल टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ का हो कंपनी का। अगर वो 10 प्रोडक्ट बेचती है ना कंपनी, तो 10 प्रोडक्ट इतने बिके हैं कि इंडिविजुअल जो टर्नओवर है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग जो टर्नओवर है, वो कम से कम 25 करोड़ का तो हुआ है, प्लस एंड लगा हुआ है, प्लस कंपनी का टोटल जितने प्रोडक्ट, टोटल 50 करोड़ का टर्नओवर। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझ लो। अगर कोई कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर टाइप ए सेक्टर में काम करती है, उन 6 में से जो मैंने आपको बताया, पावर, फर्टिलाइजर, शुगर, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, अगर इनमें से किसी भी सेक्टर में काम करती है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट कराना तब कंपलसरी होगा जब वो 2 कंडीशन फुलफिल करती, दोनों की दोनों फुलफिल करती। वो जितने प्रोडक्ट बेचती है, हर प्रोडक्ट कम से कम 25 करोड़ रुपए का तो बिका है, ये इंडिविजुअल टर्नओवर, प्लस कंपनी ने टोटल 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। इसको हम एक बार एग्जांपल से समझेंगे बच्चों, अच्छे से समझेंगे एग्जांपल से। देखें आप, एक मिनट देखिए, एग्जांपल से समझो बच्चों इसको। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी, और किस फील्ड में काम कर रही है? देखो लिखा हुआ है मैंने, पेट्रोलियम की फील्ड में काम कर रही है, मतलब टाइप ए सेक्टर है बच्चों, टाइप ए सेक्टर है, पेट्रोलियम की फील्ड में काम कर रही है बच्चों। और ये रिलायंस कंपनी 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, ए, बी और सी। करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा हो गया? मैंने बताया था 2021-22 हो जाएगा, इमीडिएटली, जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग। अब इस कंपनी ने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ए प्रोडक्ट से 20 करोड़ कमाए, बी प्रोडक्ट से 20 करोड़ कमाए, सी प्रोडक्ट से 20 करोड़ कमाए। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन दोनों करना जरूरी है कि नहीं है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो उसमें तो ये बोला था चाहे टाइप ए चाहे टाइप बी, एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ का हो, यहां पर तो 60 करोड़ का हो रहा है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल है। लेकिन बच्चों अभी अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा कि टाइप, ये टाइप एक सेक्टर में काम करती है, रेगुलेटेड सेक्टर में, दिख रहा है पेट्रोलियम में काम करती है। 2 कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। पहला, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 करोड़ का हो, वो तो है क्योंकि टोटल 60 करोड़, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। प्लस दूसरी कंडीशन क्या थी? इंडिविजुअल टर्नओवर, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ का। क्या किसी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो 25 करोड़ रुपए का बिका है? नहीं। स्टूडेंट बस एक कंडीशन पूरी हो रही है कि टोटल मिलाकर 50 करोड़ के तो
टर्नओवर कर लिया कंपनी ने, बट सेकंड कंडीशन जो है कि इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट से कम 25 करोड़ का टर्नओवर हुआ हो, एक में भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो तीनों में कॉस्ट ऑडिट नहीं करी जाएगी बच्चों, तीनों के अंदर कॉस्ट ऑडिट नहीं करी जाएगी। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक और एग्जांपल देखेंगे बच्चों। एक और एयरटेल कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, टाइप ए सेक्टर में आ गई, ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाती है, पिछले साल का टर्नओवर देख लो, 30 करोड़, 35 करोड़, 20 करोड़, टोटल कितना हो रहा है, 30, 20, 50 और 30, 80, 85 करोड़। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो 35 करोड़ पे करने पड़ते हैं, ये तो क्लियर है। कॉस्ट ऑडिट देखते हैं बच्चों, दो कंडीशन है, एग्रीगेट 50 करोड़, इंडिविजुअल 25 करोड़। ए में दोनों पूरी हो रही है, ए वाले अगर मैं ए प्रोडक्ट के लिए देखूं तो 25 करोड़ तो पूरा हो ही रहा है इंडिविजुअल टर्नओवर, और 50 करोड़ तो हो ही रहा है, 85 करोड़ है, तो ए की कॉस्ट ऑडिट होगी। बी वाले के लिए देखो 35 करोड़, इसमें भी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसकी भी होगी। सी वाले का 20 करोड़, इसमें सिर्फ ये कंडीशन पूरी है कि एग्रीगेट 50 है तीनों को मिलाकर, इंडिविजुअल 25 ये पूरी नहीं है, इसका कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। तो बच्चों अब मैं समझता हूं, अब आपको इस एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को बैक करके देख लें, बहुत प्यार से समझ में आ जाए। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक बार ध्यान से देख। अभी तक बच्चों मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया, कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को दोबारा से चेक करना, जो कि सीएमए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कॉस्ट रिकॉर्ड्स उस कंपनी को बनाना जरूरी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 35 करोड़ का रहा हो पिछले साल, चाहे से वो टाइप ए सेक्टर में काम करते, टाइप बी में काम करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में बच्चों मैंने बताया कॉस्ट ऑडिट कब करानी पड़ती है कंपनी को, अगर कंपनी टाइप ए सेक्टर में काम करती है तो दो कंडीशन, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ प्लस एंड इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़। मैंने आपको इसके दो एग्जाम्पल भी कराए, क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके, अभी करेंगे, डोंट वरी। अब हम चलते हैं टाइप बी, अनरेगुलेटेड सेक्टर। अब हम चलते हैं टाइप बी, अनरेगुलेटेड सेक्टर में। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें भी दो कंडीशन है, जहां पर टाइप ए में एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ था, यहाँ पे 100 करोड़ है, और टाइप ए में इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ था, यहाँ 35 करोड़ है, बाकी सेम है, बस लिमिट बढ़ गई है। जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है, टाइप बी सेक्टर है, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ है और इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ है, ये आपको याद रखना है। देखिए एक बार एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें बच्चों इसको भी, इसका भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। रेमंड्स एक कंपनी है, क्या करती है, कपड़े बनाती है, ये तो टाइप बी हो गया, ये तो टाइप बी हो गया, अनरेगुलेटेड सेक्टर, 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी सी। अब तीनों का देख लें एक बार। ए प्रोडक्ट पिछले साल 20 करोड़ रुपए टर्नओवर करके लाया, बी जो है वो 40 करोड़ करके लाया, सी जो है वो 70 करोड़ करके लाया, तो टोटल कितना हो गया, 7 4 11, 130 करोड़ रुपए का टोटल टर्नओवर हो गया। अब हमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना और कॉस्ट ऑडिट दोनों की एप्लीकेबिलिटी देखी। कॉस्ट रिकॉर्ड तो बाय डिफॉल्ट पता ही चल रहा है, 35 करोड़ पे बनाना पड़ता है, यहाँ तो 130 करोड़ है ना, 95 करोड़ ज्यादा है, ठीक है, ये तो है ही है। अब हम कॉस्ट ऑडिट का देख लेते हैं, क्योंकि टाइप बी में आता है दो कंडीशन, एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़, ये तो फुलफिल हो रही है सर, ये तो हो रही है, साफ साफ दिख रहा है 135 करोड़ 100 करोड़, ये तो फुलफिल हो रही है। इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़, सर ये ए में फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर ए की कंडीशन पूरी हो रही है, एग्रीगेट टर्नओवर, सेकंड जो कंडीशन है 35 करोड़ वो पूरी नहीं हो रही है सर, इंडिविजुअल टर्नओवर 20 करोड़ पे रह गया, 15 करोड़ कम रह गया सर। चलो बी पे चलो, हाँ सर इसकी तो होगी, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है सर, इसकी भी होगी, तीनों कंडीशन इसकी भी दोनों कंडीशन पूरी होगी,
तो बी और सी प्रोडक्ट के लिए तो कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी, इसके लिए कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार स्टूडेंट्स अब हम एक बार प्रीवियस ईयर में आए हुए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। जून 2019 में आया हुआ है, प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब मैं क्वेश्चन करवा देता। 1 नंबर का 1 मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, जून 2019 में। फर्स्ट क्वेश्चन तक कंपलसरी जो करना जरूरी होता है। ORS लिमिटेड एक कंपनी है स्टूडेंट्स, मल्टी प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, और उसका एनुअल टर्नओवर पिछले साल 103 करोड़ रहा। ठीक है। अब टेबल ए के आइटम्स अगर देखे जाए तो वो हैं 26 करोड़, और टेबल बी के आइटम अगर देखे जाएं तो वो हैं 8 करोड़, और बाकी के जो हैं वो टेबल्स में कवर नहीं है। आपको ये बताना है कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है यार, कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल। देखो करते हैं। टाइप ए और टाइप बी, एग्रीगेट इसमें है 50, इसमें है 100, एक्चुअल में कितना है 103, दोनों में पूरा हो रहा है। इंडिविजुअल इसमें है 25, इसमें है 35। अब टेबल ए मतलब टाइप ए से इंडिविजुअल कितना कमाया 26 करोड़, तो इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही, इसमें तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो टेबल ए पर तो एप्लीकेबल हो ही गया। लेकिन टेबल बी में कितना कमाया 8 करोड़, जबकि कमाना चाहिए था 35, इसमें कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो आंसर क्या होगा, एप्लीकेबल फॉर टेबल ए प्रोडक्ट्स ओनली। टेबल ए के प्रोडक्ट के लिए ही कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, टेबल बी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें एग्रीगेट वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, बट जो इंडिविजुअल कंडीशन थी 35 करोड़ की वो पूरी नहीं है, इसमें 8 करोड़ ही रह गया। 1 मार्क आ गया बच्चों। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं इस चैप्टर में रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अभी तक मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के बने हुए अकाउंट्स की दोबारा से चेकिंग करना, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है पूरे साल कंपनी के रिकॉर्ड्स, कॉस्ट को मेंटेन करना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको बना के दिए। और कॉस्ट ऑडिट करने वाला कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा बच्चों सेक्शन 148 की कॉस्ट ऑडिट सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है। हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ का रहा है पिछले साल में, उसको कॉस्ट ऑडिट कराना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है। उसके बाद हमने देखा कॉस्ट ऑडिट टाइप ए की कंडीशन अलग, टाइप बी की कंडीशन अलग, उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये आता है कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कर सकता है, सीएमए इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। कोई सीएमए अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है वो नहीं कर सकता। सर एक बात बताइए, जैसे एक कंपनी है सर, आपकी कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, आपको सर अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करानी है, तो आपने बोला सीएमए इन प्रैक्टिस जो है वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, पर अपॉइंट कौन करेगा सर कंपनी में उस सीएमए को? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ओके सर, अब समझ गया सर, मैं अब समझ गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन बताओ, जैसे सपोज करो सर आपकी कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, उसमें सलमान खान आपकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है सर। सलमान खान आपकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है, जो कि नॉर्मल ऑडिट करने के लिए आता है, जो सेक्शन 139 में हम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ी हुई है, सीएमए इंटर के अंदर पढ़ी हुई है, नॉर्मल ऑडिट करने आता है सर। आप उसको अपना कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या कर सकते? नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑडिटर मेरे भैया, कॉस्ट ऑडिटर टोटली इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए।
जिसको कंपनी नहीं जानती हो, जिसका कंपनी से कोई लेना देना रिश्ता नाता नहीं हो, जो टोटली इंडिपेंडेंट आदमी हो, जिससे वो जब आएगा तो हमें ट्रस्ट रहेगा, यार ये तो कंपनी को जानता ही नहीं है, कंपनी इसको जानती नहीं है, तो ये जो भी आएगा वो सही काम करेगा, इसका किसी से रिलेशन नहीं है, तो ये कहीं पर जो अकाउंट्स है या कॉस्ट है उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएगा, फ्रॉड नहीं करेगा, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देगा। अरे इंडिपेंडेंट आदमी लेके आओ यार। तो भैया कोई अगर इंटरनल ऑडिटर है कंपनी का, वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, 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 इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए। समझ गया सर? मैं ये समझ गया कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है, उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अगर कोई बंदा इंटरनल ऑडिटर की तरह कंपनी में अपॉइंटेड है तो वो कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता। समझ गए सर? एक चीज तो बता दो सर मेरे को, सर ये कोई भी बंदा कॉस्ट ऑडिट करने आ रहा है, क्या सर उसको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए यार। देखो ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये खुद इंस्टीट्यूट ने बना कर दिए हैं और ये बहुत मेन स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं। अगर कोई भी बंदा कॉस्ट ऑडिट करने आ रहा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट करते वक्त कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस मुझे फॉलो करने चाहिए, जिससे आपकी जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ना वो एकदम सही रिपोर्ट बनेगी। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर समझ गया, इजी है। लेकिन सर अब ये भी तो समझा दो मेरे को कि कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अरे यार एक बार पढ़े बिना खुद सोचो। पढ़ाऊंगा मैं, लिखे हुए हैं इसमें, पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई डाउट नहीं है, पर खुद भी तो सोच लो ना, अपने दिमाग से भी तो सोच लो ना एक बार। कॉस्ट ऑडिट के क्या फायदे होंगे? कॉस्ट ऑडिट के ये फायदे होंगे कि एक तो कंपनी जो है उस पर ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बढ़ा चढ़ा के कॉस्ट दिखा पाएगी, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन जाएगी, मार्केट में उसकी इमेज बढ़ेगी, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर की नजरों में उसकी इमेज बढ़ेगी, गवर्नमेंट की नजरों में उसकी इमेज बढ़ेगी, है ना, और गवर्नमेंट उसको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर दे। उसके अलावा बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये मान के चलेंगे कि यार ये कंपनी तो ऑडिट कराती है, टाइम पर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है, तो लोन देने में भी आसानी रहेगी। उसके अलावा कंपनी के जो अकाउंट्स है ना वो टाइम पर वेरीफाई हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ है कि कंपनी के जो अकाउंट्स है ना वो वेरीफाई होंगे। उसके अलावा ये एंश्योर हो जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। कोई भी एरर या फ्रॉड होगा तो वो हाथ की हाथ पकड़ में आ जाएगा और हम हर कॉस्ट यूनिट को क्लासिफाई कर पाएंगे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा, कंपनी में कितना स्टॉक पड़ा है। मतलब मोटा मोटी ना आप ये समझ लो कि एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो जाएंगे, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो जाएंगे, लोगों की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, कोई एरर या फ्रॉड होगा वो पता लग जाएगा, हमारे ऊपर पेनल्टीज नहीं लगेंगी तो खर्चा कम होगा, है ना, हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी प्राइसेस जो है वो सही से फिक्स कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, कंपनीज के गुड्स और सर्विस की प्राइस आप देखिएगा बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि उनकी कॉस्ट उन्हें पता ही नहीं होती है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लग रही है, इसलिए वो प्रोडक्ट की प्राइस को बार बार फ्लक्चुएट करते हैं। अगर उनको ये पता लग जाए कि तुम्हारे इस प्रोडक्ट पे एवरेज इतनी कॉस्ट लगती है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर देंगे, जिससे मार्केट में जो खरीदार है वो भी अट्रैक्ट होगा कि ठीक है यार पार्ले जी हमेशा से 5 रुपए का आ रहा है, खरीद लेते। समझ रहे हो इस बात को? ये भी फायदा हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, वही सेम चीजें रिपीटेड है इसके अंदर। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आप मिलोगे, प्रॉफिट ज्यादा होने लग जाएगा कंपनी के अंदर, है ना, और कॉमन डेटा सोर्स आपके पास में अवेलेबल रहेगा, और आप जो है कंपनीज के लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस देख पाओगे, अप्रेज कर पाओगे, स्टेक होल्डर जो है, शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, और कंपनी जो है उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आखिर मेरी कॉस्ट लगती कितनी है। तो वो नॉर्मल, ये जरूरी नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं या जो ये मॉड्यूल में लिखे हुए हैं एज इट इज वही लिखने हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इवन 2-3 ज्यादा या 2-3 कम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। स्टूडेंट बोलता है ओके सर आ गई बात समझ में, लेकिन सर मुझे एक चीज और बताओ, आपने बोला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये रूल्स हैं,
ये रेगुलेशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं कि कोई कंपनी किस तरीके से अपने कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी, किस तरीके से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से फाइनेंशियल खत्म होने तक किस फॉर्मेट में कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके इंस्टीट्यूट ने बनाकर दिए हैं, और हर कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है उनको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। सर इससे कोई फायदा होता है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? हाँ हाँ होता है फायदा। सर मेन फायदा बताओ, फायदे तो बहुत सारे होते हैं, मेन बताओ, मेन बताओ। देखो एक ना कंपनी है आपकी मोहित बंसल क्लासेस, वो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही है बच्चों। एक कंपनी है आपकी एयरटेल, वो टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में काम कर रही है। एक है आपकी रिलायंस, वो पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर काम कर रही है। एक है आपकी कोई सी भी ले लो, ये ले लो, ये रेड, चलो ये माइक्रोमैक्स, इंडिया की कंपनी माइक्रोमैक्स, ये मोबाइल फोन बनाने में काम। देखो फील्ड सबकी अलग है। मोहित बंसल क्लासेस एजुकेशन में काम करती है, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस पेट्रोलियम, और ये मोबाइल, फील्ड सबकी अलग है। अगर इंस्टीट्यूट ने ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर नहीं बनाए होते, तो ये अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स कुछ अपने हिसाब से मेंटेन करते, ये कुछ अपने हिसाब से, ये कुछ अपने हिसाब से, ये कुछ अपने हिसाब से। अब सोचो कोई एक बंदा मिस्टर ए जो कि सीएमए इन प्रैक्टिस है, और वो इन चारों कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट करने जा रहे हैं, कितने परेशान हो जाते हैं यार वो। ऊपर से कोई इन्वेस्टर है जो इन चारों कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, वो कितना परेशान हो जाता है, वो तो आम आदमी है। क्योंकि सबका कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तरीका अलग होता। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाने से क्या हुआ, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट मिल गया कि ऐसे बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो चाहे से कंपनियां अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, बट अब सबके कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक ही तरीके से बने हुए होंगे। सबसे मेन फायदा बच्चों ये हुआ, और भी हुए, लेकिन देखो ये लिखा हार्मोनाइज कर दिया कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, यूनिफॉर्मिटी आ गई, चाहे से कोई कहीं भी है लेकिन उसी तरीके से बनाएगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में। सेम जी, बच्चा बोलता है ठीक है सर इजी है, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के और भी फायदे दिए हुए हैं कि कॉस्ट जो है वो आप अच्छे से निकाल पाओगे, लीगल रिक्वायरमेंट टाइम पे फुलफिल हो जाएंगी, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स जो हैं वो अच्छी तरह से अटेंशन दे पाएंगे, अटेस्ट कर पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सबका कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक ही तरीके से बनता है, क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। और देखो बच्चों इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दिसंबर 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फ्री फोकट का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको इतने सारे एडवांटेजेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस इनमें से 4-5 आप ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस लिखकर आइए और डायरेक्टली 4 मार्क्स का आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये चैप्टर अब खत्म होने पर है, हालांकि अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है जो मैं पढ़ाऊंगा। हमने पढ़ा कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। देन उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स कि कॉस्ट अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, ऑडिटिंग कर रहे हो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। देन उसके बाद में सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट सीएमए प्रैक्टिस करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ का है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कॉस्ट ऑडिट रेगुलेटेड सेक्टर की अलग कंडीशन है, इसकी अलग है, 50 करोड़ टोटल और 25 करोड़ इंडिविजुअल, 100 करोड़ टोटल, 35 करोड़ इंडिविजुअल। इसके मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराए। कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर है वो नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लो। कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं
कि सबसे पहली बात तो ये फायदा मिल जाता है कि एक तो स्ट्रक्चर्ड मिल जाता है आपको, दूसरा आपके पेनल्टी कम लगने लगती है, टाइम पे काम हो जाता है, तीसरा आपके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि लोग अब ज्यादा आपके अंदर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, इमेज और गुडविल पॉजिटिव हो जाती है, पेनल्टीज कम लगती है, गवर्नमेंट से थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जल्दी आपको पैसा दे देते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाता है, प्राइस गुड्स और सर्विसेज की फिक्स कर सकते हो, सेम चीज वो यहाँ पर है, बात वही सेम है। कॉस्ट ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो चैप्टर ने इंस्टीट्यूट ने बना दिए हैं, अकाउंट बनाते वक्त इनको फॉलो करना चाहिए और इससे फायदे बहुत सारे हो जाते हैं। फायदा एक तो ये है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, दूसरा एक स्ट्रक्चर अप्रोच मिल जाती है और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसको हेल्प मिल जाती है, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो ज्यादा अच्छे से कॉस्ट कंप्यूट कर पाता है और ये सेम आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो आपका स्टडी नोट 1 है इसकी ये पार्ट 1 क्लास है, नेक्स्ट आपको पार्ट 2 क्लास मिलेगी इसी स्टडी नोट की और उसमें ये टॉपिक आपका कवर होगा क्योंकि अब इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं लेकिन वो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े लेंथी है और वो उस टॉपिक के सब टॉपिक पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे देखिए ये सब टॉपिक है, इसके ऊपर ये मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाया, यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसा ज्यादातर टॉपिक्स के साथ में हुआ है कि क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो उसको हम अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। चलिए